nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We have three esteemed guests in our studios today. We have Ajay Pathak ji from the Bharatiya Janata Party. Pathak ji, namaskar. Welcome to the show. Namaskar. Namaskar. We have Bharat Soni Saab from the Indian National Congress. Soni Saab, welcome to the show. Namaskar, Pradeep ji. Manish Singh ji from the Samajwadi Party. Manish Singh ji, namaskar. Welcome to the show. Namaste. नमस्ते नमस्ते। आप तीनों जबरदस्त स्पोक्स पर्सन हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें, एक दूसरे को बात करने दे। पाठक जी, आप भी अच्छे स्पोक्स पर्सन हो, भरत सोनी साहब भी जबरदस्त स्पोक्स पर्सन है, मनीष सिंह जी तो है ही। तो एक दूसरे को प्लीज कोऑर्डिनेट करके, नो ओवरलैपिंग, लेट द पीपल नो हाउ वेल यू टॉक। आप सब जबरदस्त स्पोक्स पर्सन हो। विल स्टार्ट विद द टॉपिक्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि तुष्टीकरण ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ओबीसी एससी एसटी के राइट्स को मैं किसी की तरफ जाने नहीं दूंगा। जातिवाद और धर्म के आधार पर, धर्म के रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन हो या रिलीजियस तरीके से रिजर्वेशन, उसका विरोध करेंगे मोदी जी। राहुल गांधी जी ने कहा कि रिजर्वेशंस, बीजेपी इज अगेंस्ट रिजर्वेशंस। जाति जनगणना हक है, किसान न्याय हक है और संविधान को हम बचाएंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा कि 7वां चरण में बीजेपी का समापन समारोह है। पीडीए and the India Alliance, they will win the elections 2024। पाठक साहब, आपसे शुरू करते हैं। मोदी साहब ने कहा कि तुष्टीकरण has destroyed democracy, लोकतंत्र को खत्म किया है, इस देश को भी खत्म कर दिया था। बहुत एक षड्यंत्र चल रहा था कि 15% धर्म विशेष बजटरी एलोकेशंस हो, रिजर्वेशंस हो, नौकरी में रिजर्वेशन, एजुकेशन में। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। ये देश को बर्बाद कर दिया तुष्टीकरण। आपका रिपोर्ट कार्ड जबरदस्त है, बट मोदी जी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन से अलाउ नहीं करूंगा। पाठक साहब। नाम्बियार जी नमस्कार, आपके पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। नाम्बियार जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। इस देश के लोगों ने दो तरह से देश को बर्बाद किया। पहली चीज तो तुष्टीकरण, और तुष्टीकरण के आड़ में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और उसके बाद परिवारवाद। ये तीन ऐसे इस देश के मसले हैं जिन्होंने इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कांग्रेस इन तीनों की जनक है और कांग्रेस से ही निकली हुई पार्टियां परिवारवाद की पोषक हैं। ये जितने लोग आज तथाकथित घमंडिया गठबंधन, ये जितने भी लोग हैं, ये सब कांग्रेस के पेट से निकली हुई पार्टियां हैं। कांग्रेस से लगभग निकली हुई पार्टियां ज्यादातर लोग, और आज ये एक साथ फिर से मिले हैं इसलिए कि ये पूरी तरह से आज बर्बाद हो चुके हैं। इस देश की जनता ये समझ गई कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तीन चीजों के लिए हमको भ्रम में रखा। एक तो इस देश में तुष्टीकरण किया, तुष्टीकरण के चैंपियन लोग थे आजादी के बाद से लेकर के, और 2014 तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जब जब इनको सत्ता मिली तब ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और आतंकवाद, इन तीनों चीजों को इन्होंने इस देश में बढ़ावा दिया। इन्होंने इस देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकारें चलाई ही नहीं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश को लूटने का काम किया। हमारे साथ जो देश आजाद हुए थे वो कहां चले गए और हम किस गर्त में आकर के खड़े हो गए। ये तो धन्य है इस देश का कि 2014 के बाद इस देश को समझ में आया कि इन लुटेरे, बेईमान और भ्रष्टाचारियों को इस देश से समाप्त किया, और इस देश को फिर से सुपर पावर बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने जनादेश दिया, और फिर उनके कामों को देख करके 2019 में जनादेश दिया। उससे भी जबरदस्त जनादेश 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। इन लोगों का कोई नैरेटिव चलने वाला नहीं है कि देश की जनता जान रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं। ये इनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद ये फिर से बिखर जाएंगे। 4 जून को इन्होंने जो
ये इन्होंने जो वो बुलाई है बैठक, उस बैठक में ये लोग ये तय करेंगे कि हम चुनाव तो हार ही रहे हैं, किस तरह से हम ईवीएम को गाली देंगे, किस तरह से अपने चुनाव का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे। इसलिए इन्होंने बैठक बुलाई है नामबियार की। भरत सोनी साहब, यू हर्ड भरत सोनी साहब, आप सुन रहे पाठक जी को सुनिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सर, जो इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट आएगा, अब की बार 400 पार, मोदी जी का जो ऐलान है वो पूरा होगा। बट यू बिलीव, आप जो तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में लाए हो, इट इज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी, इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भरत सोनी साहब। प्रदीप जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास डेवलपमेंट का मुद्दा लोगों के सामने बताने के लिए है नहीं। वो कौन सा डेवलपमेंट बताएंगे? इसलिए उनको डिपेंड करना पड़ता है मछली पर, मटन पर, मुसलमान पर, और अभी आखिर में, सबसे आखिर में मुजरा पर। अब जो प्रधानमंत्री जी के पद पर रहकर अगर वो मुजरा, मुसलमान और इसके ऊपर अगर जो वोट मांगते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वो डरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। क्योंकि तीसरे और चौथे चरण के मतदान के बाद उन्होंने देखा कि उनकी 400 पार का जो नारा था वो तो फुस हो गया। अब वो किस प्रकार से लोगों के सामने आए, इसके लिए उन लोगों ने ये तुष्टीकरण वाला मामला सामने लेकर आते हैं। कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं किया है और कांग्रेस ना कभी ऐसे करेगी। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस बिल्कुल नहीं करती है। हाँ, हम सारे धर्म को, सभी धर्म को एक साथ लेकर हम लोग आगे चलने में विश्वास रखते हैं, और उसी प्रकार से हमारे जितने भी घटक पक्ष है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी रहे, बिहार में तेजस्वी यादव जी रहे, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव जी ठाकरे रहे। जी हमारे अलायंस पार्टनर्स कभी भी, बोलिए सोनी साहब, बोलिए। हम हमारे अलायंस पार्टनर्स को कभी भी कम लेखते नहीं है और उनको खत्म करने की राजनीति नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लुटेरे और भ्रष्ट। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर भ्रष्ट कौन निकला और कौन स्टेटमेंट देने से मना कर गया, ये तो सारा देश जानता है। और लुटेरे किस प्रकार से ये लोग हैं, ये भी देश जानता है। तो लुटेरे और भ्रष्ट की बात नहीं करे तो अच्छा है। खाली आप बताइए कि आपने 2 करोड़ नौकरियां दी, आप जो काला धन लाने वाले थे वो लाए। मैं 15 लाख नहीं मांग रहा हूं, आप वो काला धन लाए। आप किसानों की आय दुगनी करने वाले थे। यहां पर तो किसानों की आय दुगनी करने के बजाय फसल बीमा के अंदर 40,000 करोड़ का बीमा कंपनियों को फायदा करा दिया। अगर ये सारी बातें अगर हम रखते हैं तो प्रधानमंत्री जी के पास इनका जवाब देने के लिए कुछ है, इसलिए वो मंगलसूत्र को बनाते हैं कभी, या इस प्रकार से सारी बातें करते हैं। ये मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में मैं कहना चाहूंगा। ओके, विल कम टू मनीष सिंह जी। मनीष सिंह जी, आपने सुन लिया, पाठक साहब, अजय पाठक साहब का सुन लिया बीजेपी का। बोले मोदी साहब ने पूरे देश में 10 साल का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक परिवर्तन लहर था 10 साल में, जो 50-60 साल में नहीं हुआ था। और तुष्टीकरण की राजनीति जो आपका इंडिया अलायंस करते हैं, इससे देश बर्बाद हुआ है, संविधान बर्बाद हुआ है। बोलिए मनीष सिंह जी। प्रदीप जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है, उनकी बात सुन करके अब बहुत दुख होता है। जब हम बहुत लंबे समय से हम लोगों का देश गुलाम रहा, बहुत लंबी अवधि तक लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दिया, इस देश को आजाद कराया। इस देश की आजादी में हमारे देश के किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, व्यापारियों का कोई ऐसा वर्ग नहीं था, कोई ऐसा समूह नहीं था, हिंदुस्तान के कोई ऐसा कोना नहीं था जिसने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बोलती है तो इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि हम कैसे भारत के क्रांतिवीरों का, आजादी दिलाने वाले हमारे जो स्वाधीनता सेनानी थे, उनका हम अपमान कर रहे हैं। इसलिए कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, हमारे देश में नट बोल्ट तक नहीं बनता था, हमारे देश में कोई ऐसी कंपनीज नहीं थी, फैक्ट्री नहीं थी हमारे पास कि हम उन चीजों को अपने देश में बना सकें। वहां से हमारा देश शुरू हुआ और वहां से हम लोगों ने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज यहां तक आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी जब बात कहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तो
इतना झूठा लगता है। अब तो गांव का आदमी भी मानने लगा है कि भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा नेता हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ था। 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब कोई बात नहीं करता है। अब ये कहता है कि इतना झूठा और इतना मक्कार देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक किसी भी कोई भी नेतृत्व करता पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा झूठा भारत का प्रधानमंत्री है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदीप जी कि 10 वर्षों की आप कह रहे हैं कि हमारा 70 वर्षों बनाम 10 बरस है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2 करोड़ साल में नौकरी देने की बात कही थी। 1 करोड़ 40 लाख केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग है 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर तकरीबन पद रिक्त है। उन पदों को आज तक आपने भरा नहीं। भारत में 6 लाख ग्राम सभाएं हैं। तकरीबन 6 लाख ग्राम सभाओं में अगर एक एक नौजवान को भी नौकरी आपने प्रति साल दिया होता तब भी 60 लाख लड़कों को नौकरी मिल गई होती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 6 लाख ग्राम सभाओं में आज के तकरीबन अगर 1 लाख के हिसाब से भी इन्होंने नौकरी नहीं दिया। 10 लाख केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग है उनमें 10 लाख युवाओं को भी नौकरी भारत के प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया है, जबकि 2 करोड़ साल में नौकरी देने की इन्होंने बात कही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 करोड़ नौकरी तो देने की बात आपने कही, उस वादे को तो आपने पूरा नहीं किया। लेकिन एक चीज जरूर हुआ कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोग नौकरी से बेघर हुए, उनकी रोजी रोटी छीनी गई और आपका ऐसा अर्थतंत्र था, ऐसी अर्थव्यवस्था थी आपकी, ऐसा आपका सरकारी महकमे का इंतजाम था कि प्रति वर्ष 2 लोग बेरोजगार होते चले गए और 2 करोड़ लोग बेरोजगार होते चले गए। और स्थिति यह हो गई कि आज भारत में 20 करोड़ से ऊपर की आबादी ऐसी है जो 10 बरस पहले काम करती थी, धीरे धीरे उनका रोजी रोजगार छिनता चला गया, वो दयनीय स्थिति में पहुंच गए और 20 करोड़ लोग से ऊपर लोग आज बेघर हो चुके हैं, बेकाम के हो चुके हैं, उनके पास कोई काम धाम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आंतरिक सुरक्षा की बात। भारत के प्रधानमंत्री जी अभी स्पोक पर्सन आगे चल करके बोलेंगे, इनके पास 6 चीजें हैं: हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद। इन 6 शब्दों को छोड़ करके कोई भी भाजपा का नेता मिले आपसे इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करने के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं कर सकते। हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है, हमारा जो अंतरकला है, आज मणिपुर की स्थिति भारत के क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी सभा मणिपुर में किया? क्या हमारे गृह मंत्री जी ने एक भी सभा किया? मैतई और कुकी के बीच में जो झगड़ा हुआ, वह झगड़ा जिस तरह से हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराया गया, धार्मिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक शक्तियों ने जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया, जातीय संघर्ष किया, अब तो 2 वर्गों को मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह से पहाड़ी और जमीनी जो लोग हैं उनके बीच में, मैतई और कुकी के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, वो झगड़े को सुलझाने के बजाय भाजपा ने सोचा कि अगर एक पक्ष के साथ हम खड़े हो जाएंगे तो एक पक्ष तो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। लेकिन पूर्वोत्तर इस बात पर संदेह कर गया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है। पूर्वोत्तर आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कट चुका है और भारतीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर रहा है। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं प्रदीप जी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां पर पहुंच चुकी है। 55 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्ज थे 2014 में। तब हमारे देश में सिलेंडर कितने रुपए का मिलता था? 400 रुपए का मिलता था। तब हमारे पास पेट्रोल हमारी कितने रुपए की थी? 65 रुपए की थी। आज हमारे पेट्रोल का दाम 108 रुपए पहुंच चुका है। आज उस समय हिंदुस्तान में गुलामी जब थी, अंग्रेजों का जब शासन था, तब भी खाने पीने की चीजों पर टैक्स नहीं लगता था। आज तो स्थिति है कि खाने पीने वाली चीजों की तो बात छोड़ दीजिए, दही दूध की बात छोड़ दीजिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है वो कुटिल मुस्कान मुस्कित हो रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, कुटिल मुस्कान। उनके चेहरे की भाव भंगिमा को समझने की कोशिश करिए। कुटिल मुस्कान, यही कुटिल मुस्कान जो आप लोगों की है, इसी का जवाब जनता भारत की देने जा रही है। वो पेंसिल पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, रबड़ से उसको मिटाते हैं, अगर गलती से कुछ लिख दिया तो उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये सोचो कि बच्चों की पढ़ाई पर टैक्सेस के पैसे ले रहे हो आप, जो कमजोर परिवार हैं उनसे आप टैक्सेस ले रहे हो, खाने पीने वाली की चीजों पर टैक्स अरे हम भी तो शिव जी को मानते हैं। शिवलिंग पर जब हम दूध चढ़ाने जाते हैं तो आपको पहले टैक्स हम दे देते हैं, उसके बाद वह दूध लेकर के जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। दही जो हमारी चरामृत बनती है, हमारी जो 15 दिनों पर हमारे घर में पूजन पाठ का कार्यक्रम आयोजित होता है, उसमें जो दही लगती है उस पर भी हम टैक्स देते हैं। रक्षा सूत्र जो हाथ में बांधते हैं, उस रक्षा सूत्र के धागे पर भी हम टैक्स देते हैं। अरे कहां पहुंचा दिया देश को आप लोगों ने? देश को तो गर्त में डाल दिया। और इसी गर्त से निकालने के लिए हमारे यशस्वी नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। हंसने से नहीं होगा स्पोक पर्सन महोदय, सरकारी नौकरी हम ही देने की बात कर रहे हैं जी। परिवर्तन का ऐलान, पाठक साहब आप सुनिए, आप सुन लिए मनीष सिंह साहब ने क्या कहा। परिवर्तन का ऐलान है,
अखिलेश यादव जी का कहना है इंडिया अलायंस एंड पीडीए आर गोइंग टू विन द इलेक्शंस। पाठक साहब, इन्होंने प्रदीप जी, इन्होंने बोलिए। जितनी बातें गिनाई, हाँ। ये 2002 पिछले 7 सालों से यही सारी चीजें कहते आ रहे हैं। न उत्तर प्रदेश न इस देश की जनता ये जानती है कि ये ठगों का गठबंधन है, ये धूर्तों का गठबंधन है। यहाँ धूर्त और धूर्त ही भरे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके यहाँ तो परिवार में आप ये सोचिए कि इनके यहाँ 137 नात रिश्तेदार परिवार, 137 लोग समाजवादी पार्टी को, इनके एक परिवार के लोग समाजवादी पार्टी को चलाते हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह की चीजें कर रहे हैं, यही लेकर के पिछले 10 सालों से रो रहे हैं। और इस देश की जनता इन लोगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी पिछले चुनाव में भी सारी चीजें ले गए थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में और 2023 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये सारी चीजें इसी तरह के भाषण दिए। लेकिन इस देश की जनता, और खासतौर से ये जो बोल रहे थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां नहीं मिली प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, इस देश का ये रिकॉर्ड करिएगा, इस देश का 86% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। वो अगर बेरोजगार होता तो इसी तरह से, जैसे कुटिल आप हंस रहे हो, इसी तरह से वो निकल करके, नहीं, मैं तो ठहाके लगा के हंस रहा हूँ, कुटिल नहीं हंस रहा हूँ। वो इसी तरह की कुटिल हंसी हंस करके वो आता रोडों पे, एक सिंगल युवा रोडों पे नहीं है। इस देश में डिजिटल क्रांति आई है। आज 46% ट्रांजैक्शन, वो एक बच्चा 54 साल का बोलता था कि लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, तो ये इस तरह की डिजिटल क्रांति ले आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे डिजिटल क्रांति का बिगुल भारत में बज रहा है। पूरी दुनिया प्रदीप जी मनीष सिंह जी उनको पहले बोलने तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरा टाइम, इनको बोलने दीजिए, बीच में मत आइए। आपने बहुत लंबा चौड़ा भाषण, हाँ बहुत लंबा बोल। अरे आप बोलिए अजय जी, बोलिए। अजय जी बोलते रहिए। 94,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। कितनी? 94,000। और यूपीए की सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई थी। 3। अरे सरकारी नौकरी की बात करिए ना। लगे बीच में, चिढ़ गए, फिर बोलने लगे। मनीष सिंह जी डिसिप्लिन, आप जरा सुनो। बीच में नहीं बोला डिसिप्लिन। आपने लंबा चौड़ा बोला, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। मनीष सिंह जी आपके इनको बोलने दो पूरा। पाठक जी आपका भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बना। इनके जमाने में सिर्फ और सिर्फ दूसरे जगह से यहां चीजें आती थी। इन्होंने इकोनॉमी को पूरी तरह से गर्त में डाल दिया था। आज इस देश में सबसे कम, आजादी के बाद से आज तक सबसे कम महंगाई दर है। आप याद करिए उन नेहरू जी की बात को, कि जब उन्होंने कहा था कि कोरिया में युद्ध हो रहा है इसलिए महंगाई बढ़ गई। हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। उद्यम पोर्टल के तहत 3.5 करोड़ लोग पंजीकृत हुए। इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल कंपनी 14 क्षेत्रों में पीएल की 14 योजनाएं चालू हुई। आपको गिनाता हूं मैं, आपने जो बोला, यूपीआई के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का, 12 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार पे, जो भ्रष्टाचार की जनक थे ना, आपके प्रधानमंत्री चुने हुए कहते थे लाल किले से खड़े होकर कि 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे हैं, ये कांग्रेसी खूनी पंजा उसको खा जाता है। किसकी सरकारें थी, किसके लिए कह रहे थे? इसी कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए कि 85 पैसे ये खूनी पंजा गरीबों का चूस जाता है। अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इस तरह से किए, अखिलेश यादव उस तरह से किए। अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार किसी तरह से 2014 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में आ गई, उसके बाद से आज तक सिर्फ और सिर्फ लूज ही कर रहे हैं। 2017 में लूज किए, 2019 में लूज किए, 2022 में लूज किए, अभी
24 में लूज करेंगे। हमारी सरकार ने इस देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाया, गुलाम नहीं बनाया। आप लोगों ने इस देश के युवाओं को गुलाम बना करके रख दिया था। इसलिए इस देश का 86% युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, आपकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियां जो है, इनको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। 4 तारीख को बैठिए और ईवीएम को गाली दीजिए, यही आपका काम बचा हुआ है। अच्छा, मनी सिंह जी, आपको आने से पहले मैं भरत सोनी साहब के पास जाऊंगा। भरत सोनी साहब, नो, ही सेज यू हैव ऑलवेज, नेहरू जी ने भी बोला था कि इन्फ्लेशन, जब प्राइस पॉइंट आउट किया था, बोले कि वॉर, कई देश विदेश में वॉर चल रहा है, इसलिए ना। हाउ डू यू सी दैट? यू आर एक्यूजिंग देम, और आपका मैनिफेस्टो इज एक्सीलेंट। यू कैन रिप्लाई टू व्हाट पाठक साहब सेड एंड पुट ऑन योर मैनिफेस्टो ऑन। सोनी साहब। सर, जीडीपी के ऊपर ये लोग बात नहीं करे तो अच्छा है। आज कितनी महंगाई है और गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी किस प्रकार से अपना जो रोजिंदा जीवनचर्या चलाता है, वो बेचारा वही जानता है। इन्होंने कहा, मैं इन्फ्लेशन पे आता हूं, इन्होंने कहा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहां शुरू हुई है। इनको शायद ये पता नहीं होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, असेंबली की बात कर रहे हैं, कि हम लोग स्क्रू ड्राइवर इकोनॉमी, वहां से माल आता है, उसको स्क्रू ड्राइवर करके फिट करके भेजते हैं। क्या हम लोग इस प्रकार की इकोनॉमी में जाना चाहते हैं क्या? ये एक बात। इन्होंने दूसरी बात भ्रष्टाचार की कही। तो सर, भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने जिनके ऊपर आरोप किए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिनके ऊपर आरोप किए, वो हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर 10,000 करोड़ का आरोप किया, शारदा चिटफंड आरोप, नवीन जिंदल के ऊपर 21,000 करोड़ का आरोप किया, कोलगेट स्कैम, अशोक चौहान के ऊपर आदर्श हाउसिंग का स्कैम का आरोप किया, अजीत दादा के ऊपर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का 70,000 करोड़ का, प्रधानमंत्री जी खुद महाराष्ट्र में आके बोले, शुवेंदु अधिकारी का शारदा चिट फंड का 10,000 करोड़ का फ्रॉड। तो जिनको जेल नहीं जाना है, वो लोग बीजेपी ज्वाइन करे और उसमें से मुक्ति पाए। तो ये लोग अभी भ्रष्टाचार की बातें करें, भ्रष्टाचार की बातें नहीं करे तो अच्छा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या है? चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। और इसका स्टेटमेंट, स्टेट बैंक जैसी जो बैंक है हमारे भारत की सबसे बड़ी बैंक, उस बैंक ने भी मना कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने बताया और उनके निर्देश के अनुसार एक दिन में देना पड़ा उनको। वो 30 जून तक नहीं देने वाले थे। ये जो बोल रहे हैं आप चर्चा करिए 4 जून को, बिल्कुल चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि आपको किस तरह से घर भेजना है, किस तरफ से आप झोला कहां से लोगे, किस तरफ से झोला उठा के घर जाओगे। ये सारी बातें 4 जून को पता चलेगा। देश की जनता को इतना मूर्ख मत समझिए। देश के जनता ने जो इस बार निर्णय लिया है, अब सिर्फ 58 सीटों का चुनाव बाकी है। सारे बाकी के 450 से अधिक मतदान चुनाव क्षेत्र में मतदान हो चुका है और वहां पर जनता ने तय कर दिया है कि किस प्रकार से इस जो लोगों का, सामान्य लोगों का नहीं सोचने वाली सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बार किस प्रकार से घर पे बिठाने का है। 10 साल बेहाल, जिस प्रकार से लोगों को बेहाल किया, फेल्ड डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी फेल्ड, इसकी बातें तो आप कभी करोगे नहीं। जीएसटी में क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, ये सारी बातें आप कभी करोगे नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप वो चंदा दो धंधा लो, चंदादाता का सम्मान करिए, अन्नदाता का अपमान करिए। एमएसपी का कानूनी दोगे के नहीं, वो हम लोग जो इंडिया गठबंधन है उसने एमएसपी की लीगल गारंटी दी है। 8,500 रुपया प्रति महीना गरीब महिला के खाते में जाएगा और बेरोजगार युवक के खाते में जाएगा पैसा, और वो भी खैरात नहीं बांट रहे, उसको अप्रेंटिसशिप में काम करना है। ये हमारे जितने गठबंधन के पार्टनर्स हैं, उन सभी का करीब करीब जो मैनिफेस्टो है वो सब एक साथ मिला हुआ है और हम लोग डंके की चोट पे ये काम करके दिखाएंगे। जो इस बार हमें मौका देने जा रही है उसका बिल्कुल विश्वास आपकी नहीं करेंगे।
मनीष सिंह जी, आपने सुना, आप पे 2 आरोप पाठक साहब ने लगा दिया। मनीष सिंह जी ने कहा कि मुलायम सिंह जी के बगैर अखिलेश सिंह जी जीत नहीं पाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मोदी योगी ने उत्तर प्रदेश में तो डेवलपमेंट का लहर उन्होंने कर दिया है पूरे। पहले उत्तर प्रदेश को रामपुरी चाकू और कट्टा के लिए जानते थे, आज मिसाइल बन रहे उधर, ब्रह्मोस मिसाइल आधुनिक तरीके से, उन्होंने कहा मोबाइल फोन्स बन रहे, तो एक लहर है। तो 2 चीज को क्या इनकार कर सकते हैं? मुलायम सिंह जी बगैर क्या अखिलेश यादव जी जीत पाएंगे? और नंबर लहर, जो डेवलपमेंट का लहर यूपी में, आप क्या बोलते हो? प्रदीप जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले एक छोटा सा आपसे आग्रह करूंगा कि एक संक्षिप्त मेरा क्वेश्चन है पाठक जी से। भारत में, पाठक जी, भारत में कुल इस समय कितने मतदाता है जो मतदान कर रहे हैं? कुल मतदाताओं की संख्या मुझे बता दीजिए। लगभग 94 करोड़। 97 करोड़। 94 करोड़ नहीं, 97 करोड़। ठीक है, सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए। फिर 50 करोड़। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, और आपने 81 करोड़ भारत के लोगों को आपने खाद्यान्न का वितरण किया है। आपने कहा कि देश को आप विकसित राष्ट्र बनाने की उस स्थिति पर पहुंचा दिए हैं जहां पर हम विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 3रे नंबर पर पहुंचा देंगे। जब भारत का आबादी का 81 करोड़ जनता आपसे मुफ्त में राशन आप दे रहे हैं, आपने कहा ना कि मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो आपने भारत की बड़ी आबादी को कहा क्या? आपने 10 किलो क्यों देने? अरे सुनिए तो, हमने इसलिए कहा है, उसका जवाब दो ना। अरे सुनिए तो, मैं जवाब दे रहा हूं पाठक जी। मैंने इसीलिए सवाल किया है कि मुझे उसका जवाब पता है। मैंने इसीलिए सवाल किया है पाठक जी, भारत की जो जनता है वो इस गरीबी के दलदल में, उस दैनिक जिंदगी के दलदल में फंस चुकी है, जहां पर 5 किलो राशन से नहीं, उसको 10 किलो राशन की जरूरत है। उसको स्वावलंबी और ताकतवर बनाने के लिए हमको 30 लाख भारत के युवाओं को तत्काल नौकरी देने की आवश्यकता है। हम जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको हम पुरानी पेंशन बहाल करके उनकी बुढ़ापे की जिंदगी को सुरक्षित करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है पाठक जी, बोलते बोलते इस बात को मत बोलने के पहले भूल जाइए कि भारत एक बहुत व्यवहारिक देश है। इस भारत की हर प्रत्येक नागरिक के अंदर एक जिस्म में उसके दिल होता है, जो वो कहता है, जो सोचता है और सुनता है, उसको बहुत ही भावनात्मक रूप से देखता है। पाठक जी, आज भारत के प्रधानमंत्री जी जो 10 बरस पहले बोलते थे, उसको भारत की जनता ने यह मान लिया कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने प्रतिवर्ष जिस तरह से लोगों को ठगा है, प्रतिवर्ष ठगा है, तो उन्होंने 10 वर्षों में नहीं ठगा है, प्रति वर्ष, प्रति महीने, प्रतिदिन अपने व्यवहार से, अपने विवेक से, अपनी जुबान से जिस तरह से भारत की आवाम को ठगा है, उसका नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी और घमंडिया आप गठबंधन कहते हैं, वह इंडिया गठबंधन आज आपके मस्तिष्क पर उस तरह का वार किया है जनता के ताकत और जनता के समर्थन से कि आप गठबंधन सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और सत्ता से ही सिर्फ बाहर नहीं हो रहे हैं, हमें तो इस बात की खुशी है प्रदीप जी, हमें इस बात की खुशी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद के जो उम्मीदवार हैं, उनके पीछे 400 लोग नहीं चलते, वो अभी 400 पार किनारा लगा रहे हैं। अरे जिन सांसद उम्मीदवारों के साथ 400 लोग चलने को तैयार नहीं है, वो 400 पार। अरे 400 पार कहां हो रहा है? 400 हार हो रही है। इस बात को लेकर के, और सुनिए, 4 जून को जो गिनती होने की बात कह रहे हैं ना आप, कि सुबह से लेकर के शाम तक, अरे मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जनता जिस तरह का जनादेश दी है, जनता, देखिए थोड़ा धैर्य रखिए, हाँ मैं आपका जवाब दूंगा। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, आप एक वादा करके जाइए, 4 जून को ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। एक वादा करके जाइए आप दोनों लोग कि 4 जून को ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। एक वादा करके जाइए प्रदीप जी, फिर हम बैठेंगे और आप रोएंगे 100%। बोलिए प्रदीप जी, पाठक जी को यह बात जरूर बता दीजिए कि हम लोग हार जीत से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, और आंखों में हमारे ग्लिसरीन नहीं लगा होता है। जो प्रधानमंत्री जी ग्लिसरीन लगाकर रोते हैं, वो ग्लिसरीन हमारे चेहरे में नहीं होता है। हम लोग क्रांतिकारी हैं,
हम लोग समाजवादी हैं, हम लोगों ने देश की आजादी के जो दीवाने थे उनका रगों में हमारे खून है। हम लोग अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग नहीं हैं। जो तलवे चाट करके अपनी राजनीति किए होंगे वो जाने। हम लोग अपनी राजनीति को गिरवी नहीं रखते हैं। बोलेंगे तो मैं भी गलत भाषा बोलूंगा, फिर बर्दाश्त करिएगा। पर्सनल अटैक नहीं करेंगे मनीष सिंह जी, नो पर्सनल। अरे मैंने पर्सनल अटैक कहा किया प्रदीप जी? मैंने पर्सनल अटैक कहा किया? मैंने पर्सनल अटैक कहा किया? जीवन भर तलवे चाट नहीं जीवन भर तलवे चाट करके यहाँ पहुंचने वाले तलवे चाटने की बात करेंगे। जीवन भर तलवे ही तो चाटे हो। हाँ, आज एक क्रांतिकारी का नाम बता दो जो स्वाधीनता आंदोलन में था, एक भाजपाई का नाम बता दो, एक जनसंघी का नाम बता दो। मेरे बाबा क्रांतिकारी थे मूर्ख, मेरे बाबा क्रांतिकारी थे। नाम लिख इनको बदजुबान आदमी को मैंने भाजपा के नेताओं की बात किया, इस बदजुबान आदमी को कैसे बैठा दिया? मेरे बाबा क्रांतिकारी थे, संघ के कार्यकर्ता थे मेरे बाबा 1925 में। अरे एक गोलवलकर जी थे क्या? गोलवलकर जी थे, हेगड़ेवार थे। अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव मुलायम सिंह थे। राहुल गांधी अरे मुलायम सिंह यादव जी वो शराब थे, मुलायम सिंह जी वो शराब थे। इटली से आकर के सोनिया गांधी यहाँ आजादी दे रही थी। प्रदीप जी न बोलिए ना, उनके पति शहीद हुए हैं। आपके घर से कोई शहीद हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के घर से उनके पति शहीद हुए। आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस कांग्रेस ने मरवा दिया, इस कांग्रेस ने शहीद करवाया कश्मीर के लिए, कश्मीर की तुष्टीकरण के लिए इसी कांग्रेस ने। प्रदीप जी करना चाह रही थी। श्यामा प्रसाद जी किसके साथ सरकार बनाए थे वो भी बता दीजिए। आपने किसके साथ सरकार बनाया था? अंग्रेजों के पेट से जन्म लेने वाली कांग्रेस ये किसके साथ सरकार बनाई थी? ये अंग्रेजों की अंग्रेजों ने खाने पीने की चीजों से टैक्स नहीं लिया था। अंग्रेजों की दलाली करके ही तो यहाँ तक आए हो, पहुंचे हो। अंग्रेजों ने कभी खाने पीने वाली चीजों पर टैक्स नहीं लिया। पंचम की मूर्ति के नीचे बैठ करके राहुल और सोनिया और आपके प्रधानमंत्री उनकी माला जपते थे जान पंचम की मूर्ति के नीचे। अभी आपने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अभी आपने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल। राहुल और सोनिया मत बोलिए, हम लोग भी मोदी जी बोल रहे हैं, हम लोग भी मोदी जी बोल रहे हैं। हमने गलत बात का इस्तेमाल मत करिए, आपने तलवे चाटने वाला मत कहिए, नहीं तो उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तीनों स्पोक्सपर्सन मर्यादा प्लीज पालन कीजिए। डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? मैं मर्यादा नहीं खोया, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ डेवलपमेंट हुआ कि नहीं? आपका आरोप है कि 2 जिला में सिर्फ डेवलपमेंट हुआ, एक अयोध्या में और एक काशी में, बाकी जगह डेवलपमेंट हुआ नहीं है। पूरे यूपी में डेवलपमेंट का एक रफ्तार है पूरे यूपी में। बोलिए मनीष सिंह। प्रदीप जी, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है और मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। उत्तर प्रदेश में हम काशी को भी एक ऐसा धरा मानते, एक ऐसी धरती मानते हैं, अयोध्या को भी एक ऐसी धरा और धरती मानते हैं, हम मथुरा को भी एक ऐसी धरा और धरती मानते हैं, आगरा को भी हम एक ऐसी धरा और धरती मानते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम लोग बहुत ही एक पौराणिक तौर पे बहुत ही एक आदर्शवादी एक धरती मानते हैं। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात, इन 7 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी को 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के पैसे मिले हैं। हमारे 7 बार योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश किया है। तकरीबन 36 लाख करोड़ रुपए उनको बजट से पैसे मिले। अभी आपने देखा 45 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर समिट्स के माध्यम से उनको पैसे मिले। उसके बाद इन्होंने जो डिफेंस एक्सपो लगाया उसमें इनको 5.5 लाख करोड़ से ऊपर पैसे मिले। तकरीबन सारे पैसों को जोड़ देंगे आप तो 100 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले हैं। और उत्तर प्रदेश को आकर के देख लीजिए, 2,40,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़क है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 1,80,240 किलोमीटर सड़क ग्रामीण सड़क है। उन सड़कों की स्थिति देखेंगे तो आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है सड़कें, वो चलने के लायक नहीं है, बेहतर नहीं है सड़कें। उन सड़कों की दुर्दशा देखेंगे तो साइकिल लेकर के आदमी नहीं चल सकता है, गाड़ियों की मोटरसाइकिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जबकि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बिना केंद्र के संसाधन के, बिना केंद्र की व्यवस्था के, हम लोगों ने जब सड़क बनाया था एक्सप्रेसवे तो उसका टेस्टिंग हम लोगों ने जानते हैं सुखोई और मालवाहक और हरकुलस विमान से किया था। क्या कभी भारत की किसी सरकार ने क्या कभी किसी सड़क पर जहाज उतारा था?
जिस हमारे अखिलेश यादव जी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा तंज कसे जाते हैं, और तंज कसने वाले लोगों से पूछना चाहते हैं कि 22 महीने में कौन सी हिंदुस्तान की ऐसी सरकार है जिसने मेट्रो चला करके दिखा दिया? कौन सी ऐसी सरकार है जिसने, भारत की पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 18 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप दे करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को स्वावलंबी बनाया और ताकतवर बनाया और उनको पढ़ने लिखने लायक बनाया और आधुनिक शिक्षा से जोड़ करके विश्व के अन्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने के लायक सक्षम बनाया उन्होंने। सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रदीप जी, पूछिएगा इन भाजपाइयों से, पूछिए इन भाजपाइयों से, इन जनसंघियों से पूछिए आप कि जब हमारे साथ, जब हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लादे गए हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, आज जो नौजवान 8-8 हमारे यहाँ पेपर लीक हुआ है, जब हमारे बच्चे फार्म भरते हैं, परीक्षा देने की तारीख आती है, परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो गया। अरे इस सरकार में लीकेज है, पेपर में लीकेज तो बाद में हुआ है, इस सरकार में लीकेज है, ये सरकार जानबूझ करके लीकेज कराती है। और सबसे बड़ी बात, हमने तो कहा था, हमारे नेता ने कहा श्री अखिलेश यादव जी ने कि आउटसोर्सिंग नौकरियां देना बंद करिए। हमारे पढ़े लिखे 8,000 पर नौकरी करेंगे, 10,000 पर नौकरी करेंगे, 12,000 पर नौकरी करेंगे। बीटेक लड़के, एमटेक लड़के जो महंगी महंगी डिग्रियां लेकर के नौजवान घूम रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि आपने सामर्थ्यवान बना दिया। आज आकर के गांवों की स्थिति देखिए, हमारे पास उत्तर प्रदेश में 58,184 ग्राम सभाएं हैं, हमारे 800 से ऊपर ब्लॉक हैं, हमारे 75 जनपद हैं। आकर के जिसको देखना हो देखे ना कि किस दुर्दशा में यहाँ उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं। इन्हीं उत्तर प्रदेश के नौजवानों की दुर्दशा को देख करके इन भाजपाइयों और जनसंघियों ने और आरएसएस वालों ने जिस गर्त में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को डाला है, नौजवानों ने बदला लेने का मन बना लिया है और 7वां चरण आकर के भाजपा का समापन हो जाएगा और भाजपा का पता नहीं चलेगा। मनीष सिंह जी, अजय पाठक जी, यू हर्ड, आपने सुना, आपका कहना है मोदी योगी ने पूरे यूपी को ट्रांसफॉर्म किया, मिसाइल बन रहे, ब्रह्मोस मिसाइल वहां से अरे अभी हेलीकॉप्टर का डेमो चोरी हो गया उत्तर प्रदेश में और बोलने लगे इंटरनल सिक्योरिटी आपका कहना। बोलिए पाठक साहब, यू हर्ड व्हाट ही सेड। आप सुने मनीष सिंह जी ने क्या कहा। पाठक साहब, 2022 के चुनाव में यही सारी चीजें लेकर के मनीष और इनके नेता गए थे। इस प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव और परिवारवादी पार्टियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया, समाप्त कर दिया कि ऐसे ही चिल्लाते रहो, ऐसे ही करते रहो, कोई इस प्रदेश की जनता सुनने वाला नहीं है। ये लोग मुख्तार अंसारी के पीछे खड़े मुसलमान, भारत पाकिस्तान मंदिर बोलने लगे, बीच में फिर बोलने लगे। बिल्कुल नहीं सर, नहीं बोल रहे। उनकी 2 मिनट का होगा। मनीष सिंह जी सुनिए ना, 75 जिले अब वो बोलने लगे। इन दोनों लोगों के 2 लोग मिलकर के बोल रहे हैं, फिर भी संतोष नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं बोल रहे सर, नहीं बोलेंगे। 2 लोग मिलकर बोलेंगे, फिर भी संतोष नहीं हो रहा। पाठक जी बोलिए। 75 के 75 जिले अपराध मुक्त हुए हैं। ये जितने पैसे गिनाए इसलिए इस प्रदेश में आए लोगों ने, इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट किया कि ये प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की तरफ है। माफिया और गुंडा और मवालियों से ये प्रदेश मुक्त हो रहा है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश को पूरे भारत में बदनाम करने का काम किया था। मायावती का शासन रहा हो, मुलायम सिंह का शासन रहा हो या अखिलेश यादव का शासन रहा हो, इन लोगों ने प्रदेश को पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेमस किया कि ये देश गुंडे, बदमाशों, लुच्चे, लफंगों का प्रदेश है। आज इस प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस तरह से किसी की तरफ आंख उठा करके देख सके। आज ये प्रदेश संपन्न प्रदेश हो रहा है। जिले वाइज हर जिले में अपना एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की दुनिया भर में वैल्यू है। एक जिला एक प्रोडक्ट करके योगी जी ने जो निकाला, उससे पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू है और उससे लोग संपन्न हो रहे हैं। जहां तक रही, ये बोल रहे हैं कि युवाओं ने मन बना दिया है। 2022 के चुनाव में 76% युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ऑन रिकॉर्ड है, ये गूगल करके देख ले। फर्स्ट टाइम वोटर 92% फर्स्ट टाइम वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। 1, 2, 3 टाइम वोटर्स ने 75% युवाओं ने इसी उत्तर प्रदेश में वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। ये लोग बेरोजगार युवा नहीं है, बेरोजगार ये पारिवारिक पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी बेरोजगार हुई है, इसलिए इस तरह का दर्द और इस तरह की चीजें इनकी छलक रही है।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज में विश्वास रखती है, वो है डेवलपमेंट। आज उत्तर प्रदेश की सड़कों के बारे में जो इन्होंने बताया, एक एक्सप्रेसवे छोड़ करके आज 12 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, उसमें 7 एक्सप्रेसवे 8 एक्सप्रेसवे बन के तैयार हैं, लोग उस पर सफर कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फीता गाड़ने का, सिर्फ और सिर्फ खूंटा गाड़ने का और शिलापट लगाने का काम करते थे। उस जो एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने किया था, उसको भी पूरा करने का काम योगी की सरकार ने किया। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लोग हैं। परिवार में कितने लोगों को कहां एडजस्ट कर दे, कितना भ्रष्टाचार कर ले, कितना लूट ले, इनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट इसी पे थी। 4 मुख्यमंत्री एक गवर्नमेंट बैठे, चाचा अलग मुख्यमंत्री का कारोबार संभाल रहे थे, आजम खान अलग संभाल रहे थे, और थोड़े बहुत बचे हुए अखिलेश यादव अपना अलग संभाल रहे थे। इसीलिए 2012 में इस प्रदेश की जनता ने देखा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नकारेपन के शिकार हो गए हैं। प्रदेश की जनता ने निकाल करके फेंक दिया और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। तब से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश सुखी और संपन्न हो गया। माफिया से लेकर के गांव गांव तक इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया था, वो सारा समाप्त हो गया। एक लोगों को, एक जाति विशेष को थाने से लेकर के और जिले तक इन्होंने बैठाने का काम किया था, एक जाति विशेष को। इसलिए बाकी की ओबीसी जातियों ने इनको समाप्त कर दिया था। 2013 से 2014 या 2012 के पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखिए क्या थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 15 सांसद नहीं थे, लेकिन इनकी स्थितियां, इनकी जो नाकामियां थी, निकलनापन था, उस पे उस प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 72-73 सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में 2019 में 65 सीटें दे करके, और 2024 में 80 की 80 सीटें देगी। इन परिवारवादी और नकारापन के शिकार लोगों को कुछ नहीं देगी। ये लोग इसी तरह से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति करते रहेंगे। इनके पास प्रदेश या देश की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार बचाना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना करके अपने परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें जिस समाज से आते हैं उस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके, जिसको मुख्यमंत्री बना सके। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिजर्वेशन रखते हैं कि हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए इस प्रदेश की या देश की जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, समाप्त कर दिया। ये इनके अस्तित्व की लड़ाई है। और मैं फिर एक बार बोलता हूं नंबियार जी, 4 तारीख को ये सब लोग बैठ करके ईवीएम को अगर नहीं गाली दे तो आप बताइएगा, मैं दोबारा डिबेट में नहीं आऊंगा। ये सब के सब लोग यही करेंगे। आइए आप, आइए, ऐसा मत करिए, आइए आप। सोनी साहब, भरत सोनी जी वैसे पाठक जी से गलती से सही मुंह से निकल ही गया कि उनकी सरकार सिर्फ फिटाकाट सरकार है। शायद गलती से निकल गया होगा। 4 तारीख के बाद फिर यही रोने का काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जवान फिसलने का तो आप ही को दिया है। 4 तारीख के बाद फिसलने का, 4 तारीख के बाद फिर रोने का काम करेंगे। बैठ करके ईवीएम को रोएंगे। पिछले 2014 से ईवीएम को ही गाली दे रहे हैं। हमने तो बोला ही नहीं हम डिबेट छोड़ देंगे। खड़से साहब तैयार रहेंगे। ये सारा ठीकरा खड़से साहब के ऊपर फोड़ने वाले भाई बहन, ये दोनों भाई बहन खड़से साहब के ऊपर ये ठीकरा फोड़ने वाले हैं। 4 तारीख को अपने नानी के घर चले जाएंगे और खड़से साहब के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देंगे कि खड़से साहब की वजह से खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा ना भरत सोनी साहब, आप पे आरोप जैसे बोला परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, क्षेत्रवाद, जातिवाद, अब नया कि वोट जिहाद का आरोप आप पर लग, क्या ये वोट जिहाद सचमुच है सोनी साहब? सर, परिवारवाद का, वोट जिहाद पे आता हूं मैं। परिवारवाद का बात ये नहीं करे तो अच्छा है। सर देखिए, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करे तो अच्छा है, इकोनॉमी की बात नहीं करे तो अच्छा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात ये नहीं करे तो अच्छा है। तो उसी प्रकार से परिवारवाद के अंदर सर अनुराग ठाकुर तो किसी परिवार के है ही नहीं।
राजनाथ सिंह के बेटे तो किसी परिवार के है ही नहीं। अमित शाह जी के बेटे भी पता नहीं को परिवारवाद में आते हैं कि नहीं। हाँ, हमारे यहाँ पर मुंडे जी की डॉटर है, वो भी परिवारवाद में नहीं आते। पीयूष गोयल जी परिवारवाद में नहीं आते। इनको परिवारवाद सिर्फ दिखता है वो अपोजिशन के अंदर, इनके अंदर कोई परिवार नहीं है, परिवारवाद नहीं है। अगर उस अपोजिशन में से अगर वो चले जाता है बीजेपी के अंदर तो परिवारवाद खत्म, ओके टाटा बाय बाय। तो उस प्रकार से इनके आंखों में क्या है सर, एक वो भक्त का चश्मा लग गया है। वो भक्त का चश्मा क्या है, उनको बाकी का दिखता ही नहीं है। उनको ऐसे लगता है कि उन्हीं के यहाँ जब कुछ जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है और बाकी के लोगों पे जो बाकी के जगह पे अपोजिशन में हो रहा है वही गलत हो रहा है। तो ये ऐसी सारी बातें नहीं करे। देश की जनता ने मन बना लिया है। मैं 8 बजे आपको ज्वाइन जनता- करता हूं। 8 बजे का है ना आपका डिबेट। बोलिए बोलिए सोनी साहब बोलिए। सर देखिए 4 जून को क्या होने वाला है, पूरा देश ने मन बना लिया है। देश के लोगों के अंदर इस चुनाव में जो एक आक्रोश था मन में और जिस प्रकार से मतदान हुआ है उसको आप देखिए, इस बार एक अलग रिजल्ट आएगा। और इस जो सरकार जो है, जो सिर्फ पूंजीवादियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, और इस सरकार को भारत के लोग, हमारे देश के लोग घर बिठाने का काम 4 जून को कर देंगे, ये देख लीजिएगा। मनीष सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, भ्रष्टाचार का आरोप बोले कि बीजेपी एक वसूली तंत्र में बिलीव करते हैं। वसूली तंत्र, ऑर्गेनाइज्ड वसूली, कॉर्पोरेट से वसूली। अखिलेश यादव जी ने आज ही तो ये इसमें थोड़ा आप रोशनी डालेंगे, किस प्रकार का भ्रष्टाचार फ्रॉम कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे थे अखिलेश यादव जी? भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन पूरे देश भर में जो इनका जिला कार्यालय है, आप किसी भी जिला कार्यालय में, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चले जाइए, आपका सर बंबई का जो स्टूडियो है इससे 10 गुना खूबसूरत भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्टों का कार्यालय बना हुआ है। अब वो पैसा कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी ने वो पैसा कहां से लाया? और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एलएनटी के द्वारा डिजाइन किया हुआ कार्यालय, एलएनटी के द्वारा बनवाया हुआ कार्यालय, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से राजनीतिक कार्यालय को कारपोरेट कार्यालय बनाया, उस पर हमारे नेता टिप्पणी करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स पैदा किया, आप जानते हैं सर, पूरी तरह से इनके होर्डिंग्स देखिए, इनके बैनर देखिए, इनके डिजिटल जो मोबाइल गाड़ियां चल रही है उसको देखिए, कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी कुछ संपत्तियां कहां से पैदा किया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, आप जिले जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम को आप देख लीजिए, जिस तरह से व्यवस्थित ढंग से कारपोरेट लोग उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, कारपोरेट कल्चर के लोग हैं। अब वो लोग नहीं है जो किसान आंदोलन से आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, मजदूर आंदोलन से आए हैं। अब वो लोग नहीं है जो सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन किए हो। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास वह लोग हैं जो आईटी सेक्टर से आए हुए लोग हैं, पूरी तरह से क्रीम पाउडर वाले जो लोग हैं, जिनके चेहरे पर कहीं से कोई थकान नहीं, कोई सिकन नहीं, पूरी तरह से मतलब पूरा तरह से उस तरह के वातावरण से लोग निकल करके आते हैं जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत का किसान किस तरह से रहता है। जैसे किसानों की बात अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे स्पोक पर्सन साथी ने किया, 750 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं किसान आंदोलन में। 4 किसानों के, गृह मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चला दिया और 4 किसानों ने लखीमपुर में अपनी जान गंवा दी। उसके बाद भी अगर ये बेशर्म भाजपाई बात करते हैं कि हम किसानों के हित की बात करते, किस हित की बात करते हैं? किसानों के आंदोलन के सामने कीले सड़कों पर गाड़ी गई है। किसान जानता है कि आज की स्थिति बेशर्म सफाई है, बेशर्म भाजपाई नहीं है सर। मैं पहले बोल लूंगा, उसके मर्यादा प्लीज, दोनों मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सिंह जी, मर्यादा पालन कीजिए। बेशरम वगैरह वक्त भरत सोनी जी जरा आप भी मर्यादा पालन कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। अभी तक अच्छा चल रहा था, इसको आगे कंटिन्यू कीजिए। नो बेशरम, प्रदीप जी बोलिए है ही नहीं। बोलिए अरे यार प्रदीप जी, आप तो देश के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेशर्म शब्द अनपार्लियामेंट्री है क्या? आप जरा बता दीजिए मुझे। नहीं प्रदीप जी, अखिलेश यादव, मैं भी यही बोलूंगा, बेशर्म अखिलेश यादव, तो कैसा लगेगा? पार्लियामेंट होगा कि नहीं? अरे मोदी जी नहीं कहा, पहले मर्यादा रखो। मोदी जी नहीं कहा। नहीं छोड़िए ना, मैं भी बेशरम सोनिया गांधी नहीं कह रहा हूँ, हमने सोनिया गांधी नहीं कह रहा हूँ।
हमने बेसन नड्डा थोड़ी ना कहा है, बेसन मोदी थोड़ी कहा है। माला नहीं कर रहा हूँ, हम लोग मुद्दे पे मैं बात बेशरम मुद्दे पर नहीं कर रहा हूँ, भटक रहा मुद्दे से। मैं बेशरम बाला कहाँ कर रहा हूँ? आप बोल रहे थे मुद्दे के बाद, अच्छा लग रहा था, बोलिए ना मनीष सिंह जी, बोलिए। हाँ, फार्मर किसान के बारे में बात कर रहे थे, किसान, किसान आप किसानों से पूछिए, आप किसानों से पूछिए, जरा इनसे पूछिएगा कि 2014 में यूरिया खाद की कीमत कितने रुपए थी? 220 रुपए कीमत थी। आज कितने रुपए खाद की? और सबसे बड़ी बात देखिए, पहले इन लोगों ने 50, अरे रुकिए तो भाई, आपके बीच में बोल रहे हैं, फालतू बात कर रहे हो। आप बताइए कितनी है? आप बेशरम से बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। आप बीच में टोकेंगे, प्रदीप सिंह को क्यों नहीं रोक रहे हैं आप? प्रदीप जी, मनीष सिंह क्यों नहीं रुक रहे थे? पाठक जी उनको आप क्यों नहीं रुक रहे थे? बीच में बोल रहे थे। पाठक जी सुनिए ना, बोलिए मनीष सिंह जी, बोलिए। आपके पास आई ना पाठक जी, इसके बाद बोलिए मनीष सिंह जी, बोलिए। 524 रुपए डीएपी खाद का दाम था 2014 में। आज के समय में 2400 रुपए तकरीबन डीएपी की खाद का रेट है। आप पूछिए ना, 220 रुपए खाद के दाम की जो बोरी थी 50 किलो की थी, आज के समय में वो खाद की बोरी तकरीबन 40 किलो की हो चुकी है। वो 10 किलो खाद की चोरी भी कर लिया और 400 रुपए यूरिया का दाम कोई पहुंचा दिया। और उसके बाद कह रहे हैं मैं किसानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, किसानों को मैं पूरा धन देता हूं, किसानों को मैं स्वावलंबी बनाने के लिए किसान निधि देता हूं। अरे भैया, जब 50 किलो की खाद की बोरी को आपने 40 किलो कर दिया और दोगुना दाम कर दिया, फिर किसानों की किस हित की बात करते हैं? आपने गैस सिलेंडर का जो 400 रुपए दाम था उसको आपने 1100 पहुंचा दिया। हम माताओं का बहुत ध्यान रखते हैं, हम बहनों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनके चूल्हे का ख्याल रखते हैं। आप कहते हैं कि मैंने महिलाओं को इज्जत घर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं, लेकिन आज तक तो किसी इज्जत घर का उद्घाटन नहीं किया। किसी इज्जत घर का उन्होंने तस्वीर दिखाया जरूर, लेकिन कभी किसी अब मैं प्रदीप जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप किसी भी समय किसी अपने संवाददाता को भेज दीजिए, इनके द्वारा बनवाए ही इज्जत घर में अगर कोई शौचालय के लिए जाता हो तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी एक लूट खसोट की एक ऐसी परिपाटी तैयार कर चुकी है जिसके पूरे आगोश में पूरा भारत है। भ्रष्टाचार का पूरा केंद्र भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात, एक उन्होंने योजना लाया था, जैसे हमारे यहाँ पहले एक सिंचाई विभाग हुआ करता था, उसके बाद से एक अलग तरह का नहर विभाग हुआ करता था। इन सारे विभागों को मिलाकर के इन्होंने एक जल नल योजना इन्होंने चालू किया, गंगा सफाई की बात किया। अरे जो काशी की बात आप कह रहे हैं, उस काशी की नदी में आप चले जाइए, वहां पर मरे हुए गाय, मरे हुए भैंस उस नदियों में तैरते हैं। उनको अपनी आंखों से देखिए। माँ गंगा हमारी अविरल नहीं हुई, माँ गंगा हमारी साफ नहीं हुई, उसी तरह से जलकुंभियां वहां पे बह रही हैं और उनको कोई निकालने वाला नहीं है। आप जल नल योजना से हर घर पानी पहुंचाने की बात कह दिया। उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, चाहे बुंदेलखंड में चले जाइए, चाहे रुहेलखंड में चले जाइए, चाहे पूर्वोत्तर में चले जाइए, चाहे पश्चिम में चले जाइए, किसी भी हिस्से में चले जाइए, कोई आदमी अगर गांव में टोटी से पानी निकाल रहा हो, आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी बात प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कथनी में करनी में बहुत बड़ा विभेद है। इन्हीं विभेदों को भारत की जनता ने महसूस किया है और भारत की जनता इस बात को लेकर के खुश है और हम लोग भी खुश हैं। हम लोग इस बात को लेकर के खुश हैं कि 4 जून को जो रिजल्ट आने जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है भाजपा की हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें खुशी इस बात की है कि भारत की जनता ने हमारा साथ दिया है और हम इनको हराने जा रहे हैं। बस मनीष सिंह जी, अभी इनको पाठक जी को बोलने दीजिए। पाठक जी, आप सुने क्या बोले? किसान न्याय, बोथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पीडीए जो उनका फॉर्मूला है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है राहुल जी और दोनों। तो किसान न्याय है या पूरा चार्जेस जो आपके खिलाफ लगाए, आप सुन ले, आपके जितने भी गरीब कल्याण योजना में प्रश्न चिन्ह उठाए, बोलिए पाठक साहब। नामबिहार जी ये प्रश्न उठाते रहेंगे, अपोजिशन है तो इनका काम है प्रश्न उठाना, लेकिन इनके प्रश्न पे इस देश या प्रदेश की जनता कोई विश्वास नहीं करती है। इन्होंने किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन में इन्होंने तथाकथित राकेश टिकैत साहब को खड़ा किया, उनके पीछे एक आंदोलन इन्होंने खड़ा किया और 1 साल वो आंदोलन चला। आप सोचिए कि उसके बाद क्या हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई अगर चुनाव जीतने वाली पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी। और तो और जिस राकेश टिकैत के गांव में बूथ पे सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा,
वो जो आंदोलन के मसीहा के तौर पे इन्होंने खड़ा किया, जिनको हीरो बनाने के लिए ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए सारी चीजें किया, उसके बावजूद भी उनके खुद के गांव के बूथ पे सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। I'll come to you, ये sorry, after this. ये लोग किसानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए। उनके गांव का नाम क्या है पाठक जी? आप याद करिए, आप याद करिए, आप याद करिए, उनके गांव का नाम क्या है? 2014 के पहले इन्होंने, आप गूगल करके देख लीजिए, आप उनके गांव का नाम बता दीजिए। आप गूगल करके देख लीजिए ना। तो कैसे आपको पता कि हार गए? जिनको कैसे पता है? आपके पास आऊंगा ना, आप भी देख लीजिए ना। बोलिए। मैं बोल रहा था तो आपको बहुत बुरा लगा। बिल्कुल बोलिए। 2014 के पहले आप इन्हीं किसानों से पूछिए कि एक बोरा यूरिया लेकर के, मैं किसान परिवार से आता हूं, आजमगढ़ के एक छोटे से परिवार का, इनकी कुटिल हंसी देखिए, किसानों की बात होगी तो कुटिल हंसी हंसेंगे। 2014 से पहले यूरिया लेने के लिए मेरे पिताजी 10-10 घंटे पे दो दिन जाकर के सोसाइटी पे सोते थे एक बोरा यूरिया लेने के लिए। ये लोग यूरिया को आप गूगल करके देखिए, सबसे ज्यादा ब्लैक मनी उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में होती थी इसी अखिलेश यादव की सरकार में। लेकिन 2014 लगा क्या? से यूरिया सबको उपलब्ध है, सभी को यूरिया उपलब्ध है। आज कोई लाइन नहीं लगती है। सिलेंडर की लाइन आपको याद होगा, बच्चे भूखे मर जाए, 3-3 दिन सिलेंडर की लाइन लगती थी, सिलेंडर नहीं मिलता था। आज ये मनीष सिंह के घर में एक SMS पे सिलेंडर आता है। ये लोग चूल्हे पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते होंगे, अच्छी बात है, चूल्हे पे बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं तो और अच्छी बात है। वो लग ही रहा है आपको देख करके आप चूल्हे पे बनाते होंगे, आपको देख के लग रहा है कि ये गलत चूल्हे पे बनाते होंगे। अखिलेश यादव भी चूल्हे बनाते होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से बड़ा तो कोई किसान है नहीं। फिर बीच में बोले आप, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगा। अखिलेश यादव से बड़ा तो कोई किसान है नहीं, क्योंकि वो खेती करके ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और किसानी करके ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, वो यही सब करके तो यहाँ तक पहुंचे बेचारे। नहीं मोदी जी गेहूं धान वो क्या है? प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बीच में बोलने दीजिए ना, आप 10 मिनट बोले दीजिए ना। बोलेंगे दोनों के बीच में बोलूंगा मैं। नहीं अभी नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया में खेती करने ही तो गए थे, क्योंकि मुलायम सिंह ने वहां 100-200 एकड़ जमीन ले रखी होगी, उसी की खेती करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे अखिलेश यादव। और ऑस्ट्रेलिया से खेती करके किसान एक्सपर्ट बन करके यहाँ आकर के यूरिया और डाई को उन्होंने पूरे देश में फ्री कर दिया था, और दुनिया भर के आधुनिक किसान बनाए थे। ये लोगों को इसीलिए थाली में सजा करके मुख्यमंत्री पद मिल गया था। 2017 तक आते आते इस देश की जनता ने ये समझ लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, इनको उठा करके फेंक दो, ये कभी जीवन में सत्ता में आने वाले लोग नहीं है। ये इसी तरह से नामबियार जी, ये इसी तरह से तड़प के मोदी जी को गालियां देते रहेंगे, मोदी जी को कोसते रहेंगे, मोदी जी के प्रति नफरत करते रहेंगे, लेकिन प्रदेश और देश की जनता मोदी जी को अपने सर आंखों पे बैठाती है। इस देश की महिलाएं, जिनके लिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके उन्होंने दिया, इस देश का कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो महिलाओं की इज्जत के लिए लाल किले से खड़े होकर के कहता है, मैंने महिलाओं को 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। मणिपुर में इसी कांग्रेस ने इस देश में मणिपुर को सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स और माफियाओं के हवाले कर दिया था। आज वो धीरे धीरे वो भी समस्या खत्म हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री जी जाने डर रहे हैं। कांग्रेस ने वहां सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स माफियाओं के हाथों में मणिपुर को सौंप दिया था, उठा करके ले आकर के बाहर से लोगों को वहां बसा दिया था। पूरी तरह से वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको समाप्त करने का काम किया था। इसीलिए कांग्रेस की तिलमिलाहट है। कांग्रेस ये जान रही है, जिस तरह से पूर्वोत्तर में आतंकवाद फैलाया, इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन्होंने धर्म के आधार पे आरक्षण देने का काम किया। इन्होंने कर्नाटक में ये करके दिखाया, 4% आरक्षण ओबीसी का निकाल करके मुसलमानों को दिया।
इसीलिए इस देश की जनता या ओबीसी समाज इनको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ये तथाकथित घमंडिया गठबंधन 4 तारीख को बैठ करके सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा प्रदीप जी, ये लोग बैठ करके ईवीएम को कोसने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को कोसेंगे और इनका रोना इस देश की जनता समझ गई है। इस देश की जनता ने इनको पूरी तरह से, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाने वाली समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और सबकी जनक ये कांग्रेस जो अंग्रेजों की दलाल थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई जो पार्टी थी, उसी की लेगेसी को लेकर के कांग्रेस चलती है। ये कांग्रेस को इस देश की जनता ने ऑपोजिशन में बैठने के लायक नहीं छोड़ा। इस बार जो 40 से भी नीचे ये लोग आ जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के कोलकाता की सभा में कहा कि कांग्रेस इस बार 40 से नीचे आ जाएगी। इनकी खुद की सहयोगी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस 40 से नीचे आ जाएगी। इस तरह के भ्रष्टाचारियों, ये लोग सिर्फ और सिर्फ रोने का काम करेंगे, ये लोग रोते रहेंगे, लेकिन इस देश की जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं। सोनी साहब यू वांट टू रिप्लाई, आप कुछ रिप्लाई करना चाहते थे? सर देखिए, उन्होंने मैं इनको इतना ही कहना चाहूंगा, इन्होंने बात शुरू की थी वो किसान आंदोलन की। अगर किसान का जो कृषि बिल इतना अच्छा रहता तो 750 किसानों को मारने के बाद उसको पीछे क्यों लेना पड़ा? आपका अगर जो कृषि बिल इतना अच्छा था तो आप लोगों को आपके पन्ना प्रमुख और क्या पेज प्रमुख और वो घर घर जाके समझाते। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर का बात करता हूँ, 5 मिनट में बोलिए सोनी साहब बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक मीटर जिस प्रकार से वो लोग अभी नहीं समझा पा रहे, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो लगा रहे देश में और उसका विरोध गुजरात में हो रहा है, वो भी उनके पन्ना प्रमुख नहीं समझा पा रहे। ये तो बात हुई कृषि बिल की और किस प्रकार से। बोलिए सोनी साहब बोलिए। We can hear you. If he speaks over, Pradeep ji, if he speaks over, then I cannot speak. No, we can hear you. I have been listening patient. मैंने बिल्कुल आपके बीच में नहीं कहा है कुछ भी। नहीं, ठीक। इनकी दूसरी कॉर्पोरेट, पाठक जी सुनिए ना, कॉर्पोरेट एक्सटॉर्शन की बात की। कॉर्पोरेट एक्सटॉर्शन कैसे होता है? कॉर्पोरेट एक्सटॉर्शन, उस कंपनी को पहले आईटी के लोग भेज दिए जाते हैं, फिर ईडी के लोग भेज दिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हो क्या? अगर पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो जेल जाइए, जेल नहीं जाना है तो चंदा दीजिए। इसी प्रकार से इन्होंने मेगा इंजीनियरिंग को चंदा दिया, 150 करोड़ दिया और 14,400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सर डॉक्टर रेड्डीज को उनकी फर्म रेड हुई 12 नवंबर 2023 को, 17 नवंबर को उन्होंने उनको डोनेट कर दिया। टोरेंट ग्रुप को 7 मई को डोनेट किया 9 करोड़ रुपया। 27 मई को उनको 285 करोड़ का एग्जम्पशन मिला महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। उसी प्रकार से जिसने जो सोलर पावर के जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी 50 करोड़ मिला और उनको 1540 करोड़ का सोलर पावर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में दिया गया। और सर अभी एयरटेल और ऐसे बहुत सारे तो मैं इनको बताना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बार बार एक ही शब्दों का रिपीट कर रहे हैं। इनका जो लास्ट आपने इनका जो स्पीच सुना होगा तो उसमें ईवीएम, क्योंकि इनको मालूम है कि ईवीएम में गड़बड़ी का ही इनका एक काम है, इसलिए वो लोग बोल रहे। सर देखिए, चुनाव आयोग को बोला गया 1.5 करोड़ वोट पड़ गए और उसका जब हम लोग हिसाब मांगने गए, उसको हम लोग रिप्लाई करने तो बोला ईडी ने इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया, बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, जब उस समय इन्होंने दे दिया, बोला ये है रिजल्ट। तो सर इस प्रकार से ये लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते रहेंगे और इस बार लोगों ने मन बना लिया है। देश की जनता को ये लोग जितना मूर्ख समझते हैं उतनी मूर्ख देश की जनता है नहीं। और डिजिटल इंडिया की बात
जिस प्रकार जिस समय राजीव जी जब भारत देश में कंप्यूटर लाए थे तो यही लोग पार्लियामेंट में बुलक काट का मोर्चा लेके गए थे। आज वो लोग हमको डिजिटल इंडिया की बात सुना रहे हैं। तो सर इस प्रकार से धोखाधड़ी का काम मत करिए। आपने अग्निवीर पे क्या किया वो बताइए, अग्निवीर का क्या हुआ, अग्निवीर है कि नहीं, रहने वाला है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और डेवलपमेंट पे बात किए, वो तो आप करोगे नहीं। आप सिर्फ सनातन को बचाना है, राम मंदिर याद रखना है, यही सारे बातें पे लोकल इश्यूज की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में पूना के अंदर डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट चेंज कर देता है सर। तो अगर जो हमारे देश हमारे राज्य का प्रशासन अगर इस प्रकार से रहेगा तो वो चेंज कर ही देगा सर। और जिस प्रकार से गुजरात के अंदर बच्चे बेचारे मारे गए, उसी प्रकार से होर्डिंग जब गिरा महाराष्ट्र में मुंबई में, तब हमारे प्रधानमंत्री जी मुंबई में ही थे, लेकिन उनको उस मरे हुए जो 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 लोग बेचारे दब के मर गए उनके परिवार को मिलने को या उस साइट को घूमने, उस साइट को देखने के लिए जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो सर प्रधानमंत्री जी आए रोड शो के लिए मुंबई में, लेकिन होर्डिंग के अंदर जो लोग मारे गए उनको देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं था। तो सर ये लोगों ने इस बार मन बना लिया है। हमने 77 में हमारी हार भी देखी, 2004 में शाइनिंग इंडिया के पश्चात किस प्रकार से यूपीए सरकार आई वो भी हमने देखा है। तो अच्छा है ये उसकी बातें नहीं करें। सोनी साहब, वी कम टू द लास्ट फेज ऑफ द प्रोग्राम। अगर मोदी जी के रथ को, विजय रथ को रोकना है, पाठक जी, इंजीनियरिंग पाठक जी, इंजीनियरिंग प्लीज लुक इनटू द वॉइस इश्यू ऑफ पाठक जी। वेलकम टू जी। मुझे 8 बजे स्वदेश चैनल पे जाना है। ओके तो आप एक लास्ट फेज में चलते हैं। आप 400 पार कैसे होगा, पाठक जी बोल के निकल जाइए फिर मैं उनसे, कैसे 400 पार? ये अखिलेश यादव जी यूपी में रोकेंगे आपको, कांग्रेस महाराष्ट्र में रोकेंगे। पाठक जी। प्रदीप जी, ना अखिलेश यादव रोक पाएंगे, ना महाराष्ट्र रोक पाएगा, ना इस देश की परिवारवादी पार्टियां रोक पाएंगी, ना इस देश में भ्रष्टाचारी पार्टियां रोक पाएंगी, ना इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां रोक पाएंगी। इस देश की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ खड़ी है। उनको पता है कि विकसित भारत सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकती है। मोदी सरकार की ही गारंटी इस देश में चलती है। इन भ्रष्टाचारियों की कोई गारंटी नहीं चलती। पिछली बार 62,000 रुपए का प्रलोभन लेके आए थे, इस देश की जनता ने उठा करके राहुल गांधी के 62,000 रुपए को डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया उठा करके। ये प्रलोभन का काम करते हैं, ये प्रलोभन देते हैं। इस देश की जनता जानती है कि ये ठगों का गठबंधन है। ये हमको इस देश की जनता को ठगने के लिए ये तमाम तरह के वादे करेंगे। इन्हें कर्नाटक में पूरा किए, न हिमाचल में पूरा किए। ये आज डीजल, पेट्रोल और गैस का रोना रो रहे हैं। जिस दिन हिमाचल में सरकार बनी 15 दिन के अंदर इन्होंने 3 रुपए डीजल का दाम बढ़ा दिया। 1.5 साल तक, 15 महीने तक एमपी में इनकी सरकार रही। गंगा जल चावल देने से मना कर दिया, किसानों का 1 रुपया इन्होंने माफ नहीं किया। ये भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण किसी तरह से ये सत्ता में आकर के इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ये टुकड़े गैंग के लोग हैं। जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा उसके साथ राहुल गांधी और ये भ्रष्टाचारी खड़े हो जाएंगे। उसी कन्हैया कुमार को ये सब टिकट दे देंगे, अपनी गोद में बैठा लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को 3 टुकड़े करने के बाद भी कांग्रेस को संतोष नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को बर्बाद करने के लिए ये तमाम तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन इस देश की जनता ये जान गई है कि इन तुष्टीकरण के चैंपियनों को कुछ नहीं देना है। अब की बार 400 पार का नारा हमारा पूर्णतः सफल होने जा रहा है। और ये 4 तारीख को दोपहर के बाद ईवीएम का रोना रोएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रदीप जी, इंजीनियरिंग वी कैन टेक मिस्टर पाठक आउट। भरत सोनी साहब, वी वांट टू कम, भरत सोनी साहब, आई वांट टू कम टू यू। महाराष्ट्र में आपको रोकना ही पड़ेगा। हाउ आर यू गोइंग टू डू? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी एकदम तय है कि मोदी जी के विजय रथ
यूपी में हम लोग रोक देंगे। मैं फर्स्ट सोनी साहब आपके पास आता हूं, फिर आई गो टू मनीष सिंह जी। महाराष्ट्र में कैसे रोकोगे सोनी साहब? जी, हाँ बोलिए। जिस प्रकार से विजुअल्स आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के, ये दोनों राज्य ही रोक लेंगे। महाराष्ट्र तो रोक ही रहेगा। महाराष्ट्र में तो चुनाव हो गया, आपने देखा महाराष्ट्र में चुनाव में किस प्रकार से हुआ। मुंबई की सीट भी ये लोग जीत पाएंगे कि वो देखिए सर, वहां पे भी इनको मैंने तो पहले भी अपने डिबेट में बता चुका था कि मुंबई की 6 सीट में से 5 तो कंफर्म हो गई, 6ठी में कांटे की टक्कर है। तो सर महाराष्ट्र में तो हम लोग रोक ही रहे हैं, लेकिन आज ये परिस्थिति आई है कि बिहार में जो तेजस्वी यादव जी है और मीसा भारती जी है, इन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोग उमड़ रहे हैं उनकी रैलियों में, तो बिहार तो गया इनके हाथ से। सर उसी प्रकार से अभी मनीष जी है, वो बताएंगे यूपी के बारे में। तो महाराष्ट्र हमें 41 महाराष्ट्र के गए, 39 बिहार के गए, अब यूपी में 64 थे मनीष सिंह जी। मनीष सिंह जी 64 थे, कैसे रोकेंगे आप मोदी जी के विजय रथ को? सर प्रदीप जी, 2017 का समय था जब हम सत्ता से बाहर हुए, तो उस समय हमारे पास 47 एमएलए थे। हमारी पार्टी उस समय बहुत ही संघर्ष कर रही थी और श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों की मुखालफत करना शुरू किया। जो जन विरोधी नीतियां थी उनके खिलाफ हम लोगों ने सड़क से लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम और प्रतिफल ये हुआ कि जब 2022 का चुनाव हुआ असेंबली का, तो हमें तकरीबन 125 एमएलए सीट मिली। उसके बाद से 36% से ऊपर हमें जनता का मत मिला, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक राजनीति का सबसे बड़ा झन्नाटेदार तमाचा था। इसलिए तमाचा मैं कह रहा हूं कि जब 40-40 हेलीकॉप्टर, 14-14 चार्टर्ड प्लेन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, उस परिस्थिति में हमारे यशस्वी नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अभिमन्यु की तरह से, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक कवच है और जो कौरवों का एक काकस हुआ करता था, कवच हुआ करता था, उसमें भेद करना, जैसे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने लड़ाई लड़ी अकेले घूम करके। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं की जनता को संबोधित किया उन्होंने, 25 करोड़ की महान जनता से आशीर्वाद मांगा। उसका नतीजा हुआ, हम सरकार बनाने में जरूर असफल हुए, हम सरकार बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गए थे। 5000 से कम वोट से हमारी 80 सीटें हम लोग हार गए। हार क्या गए, हराया गया। शासन प्रशासन और तमाम तरह की युक्तियां लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकने में तो जरूर कामयाब हो गए सत्ता से, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी खुशी हुई कि हमारे नेता का जो एक विश्वास था, हमारे नेता का जो एक जन आंदोलन था, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की जो एक उनकी ताकत थी, उस पर जनता ने विश्वास किया। नतीजा हुआ कि हम लोग 22 में सरकार बनाने से असफल तो जरूर हो गए, लेकिन जनता का विश्वास जीतने में हम सफल हुए। उसके बाद से जो कमियां हमें 22 में रह गई थी, उन कमियों को दुरुस्त करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार कार्यालय से लेकर के और जनपद स्तर तक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से लेकर के और जनपद स्तर के कार्यालय तक तमाम लोगों ने बैठकें की, हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि 28,000 से ऊपर हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गैंगस्टर लगाया, गुंडा एक्ट लगाया, तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज किए, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने कभी अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। हमारे नेता अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन थे बोल रहे थे, अपराध पर बोल रहे थे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी के सामने बजट सत्र में, जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जी जो अपराध का आप वो हमारे ऊपर तमगा लगा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टॉप 10 उत्तर प्रदेश के अपराधियों की सूची आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आज तक? प्रदीप जी, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची नहीं जारी किया है। जनता के सामने उन्होंने वो प्रस्तुत नहीं किया। टॉप 100 अपराधियों की सूची हमने मांगी, नहीं दिया योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए कि टॉप 10 और टॉप 100 अपराधियों की जब सूची जारी करते तो आपराधिक नेताओं की जो सूची है उसमें योगी आदित्यनाथ जी का और केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम है। इसलिए कि 18 मुकदमा योगी जी ने अपना वापस किया और 17 मुकदमा आदित्यनाथ जी ने अपना वापस किया। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जहां पर है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर युवाओं के पास नौकरी नहीं है, किसानों के पास खेती के लिए संसाधन नहीं है, हमारे नहरों में पानी नहीं है, बिजली की हालत ये है कि जब जितना मन करता है बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का जो यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट है, जब चाहे जिसके घर भी जितना बेतहासा, सबके घर
बिजली का बिल पहुंच चुका है, बिजली कटौती भारी पैमाने पर हो रही है, कोई भी संसाधन खेती के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारा यूपी जो एग्रो डिपार्टमेंट है, जो कृषि संयंत्र बनाता है, जो किसानों को सब्सिडी के तहत संयंत्र देता है, आज स्थिति यह है कि यूपी एग्रो पूरी तरह से बैठ चुका है, उसके पास एग्रीकल्चर के यंत्र नहीं है। तो सब कुल मिला जुला करके सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता श्री अखिलेश यादव जी पर, इंडिया गठबंधन पर भरोसा कर रही है। हम बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने जा रहे हैं। मायावती जी का कुछ असर पड़ेगा वहां पर? 10 सीट ली थी मायावती जी। मायावती जी राजनीति के नेपथ्य में जा चुकी हैं, उनके बारे में सब लोग जान चुके हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलने वाली एक सिर्फ और सिर्फ अति महत्वाकांक्षी राजनीतिक पार्टी बनकर के रह चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वो ना तो जन आंदोलन में है, न जन सरोकार में है, न किसी भी विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस भूमिका को भी वो अदा नहीं करती है। वो भारतीय जनता पार्टी की सलाहकार की भूमिका में है, वो सलाह देने का काम करती है। प्रदीप जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जितने दिन से मैं आपसे डिबेट करता हूं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने जा रहा है और अब अभूतपूर्व परिणाम देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से राहुल गांधी जी और अखिलेश, थैंक यू सो मच। भरत सोनी साहब, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मनीष सिंह जी, थैंक यू सो मच। इट हैज बीन अ फैंटास्टिक एजुकेटिव डिबेट, जबरदस्त एक अच्छा डिबेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन स्टूडियो विद अस। थैंक यू। As we say, everything comes to an end. This program too. The preamble to the Constitution says, "We the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political, equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief and right to life, liberty and pursuit of happiness. Fraternity, believing the eternal brotherhood and believing the integrity and political and judicial integrity of the nation. Whichever party comes to the power, they will protect the constitution." जैसे दोनों पार्टी ने कहा, बीजेपी and the Congress says they will protect the constitution at all cost. If the constitution survives, we all survives. Democracy survives, Loktantra survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.